73,000 लोगों को मोदी जी ने अपने हाथ से नौकरी के सर्टिफिकेट बांटे। तो 73,000 पे सरकार आ गई है 2 करोड़ से। पहले जो थे 45 करोड़ लोग रोजगार करते थे। आज के जो डाटा बताते हैं कि देश में कुल 27 करोड़ लोग जो है रोजगार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव में राम मंदिर का नाम नहीं लेंगे, मध्य प्रदेश के चुनाव में राम मंदिर का नाम नहीं लेंगे, राजस्थान का चुनाव होगा वहां राम मंदिर का नाम नहीं लेंगे। राम मंदिर की वास्तु उतनी खराब है जितनी संसद भवन की खराब है। मोदी जी की क्या उपलब्धियां हैं? तो मैं कहूंगा -9 इनकी उपलब्धि है। जो देश में था वो इन्होंने खत्म कर दिया, देश को बेच दिया, खोखला कर दिया, खंडर बना दिया। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। नौहिकराम हमारे साथ है एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर हाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक जैसा बड़ा राज्य खोया है और अब वो अपने पिछले 9 साल का जो उनका कार्यकाल बीता है प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसका जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं 30 मई को। बताया जा रहा है कि खासकर उन राज्यों में चुनावी रैली निकाल सकते हो जहां पर फिलहाल चुनाव होने हैं, चाहे उसमें राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो आने वाले वक्त में। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या उपलब्धियां मोदी सरकार जो कह रही है कि जनता तक पहुंचाएंगे, वो अब तक पहुंचा नहीं पाए हैं जो उन्होंने पिछले 9 साल में किया है? क्या कुछ 9 साल में बदला है मोदी जी के राज में? एक बात तो साफ है कि जो हर साल मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद एक जश्न हर साल मोदी जी मनाते थे। 2014 में जब वो 26 मई को उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, उसके बाद हर साल हर सरकार अपना एक सालाना जश्न मनाती है कि हमें 1 साल हो गया, हमने ये उपलब्धियां हासिल की। अब मोदी सरकार के बारे में आप एक चीज देख लीजिए कि अब 9 साल होने वाले हैं और ये साल जो है ये इलेक्शन ईयर कहलाता है। जब आखिरी साल रह जाता है 5 साल की सरकार का, तो चौथे साल के बाद जो है सरकार ये मान कर चलती है कि चुनावी साल है और चुनावी साल में वो जनता को भरमाने की, बहलाने की, फुसलाने की सारी कोशिश करती है। अब 26 मई जो है 2023 में एक जश्न का माहौल देश में होना चाहिए था और जैसे कि आपने कहा कि 30 मई को ये पूरा एक हफ्ता जो है मनाया जाएगा 23 तारीख से लेकर 30 मई तक कि मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां क्या रही। आज के समय में माहौल जो है बीजेपी के लिए बड़ा गमगीन है और गमगीन इसलिए है क्योंकि वो कर्नाटक में उनकी हार हुई है और कर्नाटक में हार जो है मोदी जी की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बल्कि 9 साल की बीजेपी की जो उपलब्धियों की है वो हार हुई है। और वो इसे भी कह सकते हैं कि आज से 10 साल पहले कर्नाटक में जो है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी पूर्ण बहुमत से आकर और उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि जब दोबारा चुनाव हुए 2018 में तो वो हार गए और हारने के बाद ये हुआ कि उन्होंने जो है कांग्रेस के लोगों को धमका कर, डरा कर, ईडी का दुरुपयोग करके, सीबीआई का दुरुपयोग करके एक-एक विधायक को 100-100 करोड़ रुपए देकर दल बदल कराकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई और जो 2.5 साल वो सरकार उनकी चली उसकी उपलब्धियां ये रही कि जनता उनसे बहुत घृणा करती है। एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है कि उनके खुद के मुख्यमंत्री थे वो चुनाव हार गए, लोगों ने उनकी पिटाई की और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के पास उपलब्धि के नाम पर 9 साल की उपलब्धि के नाम पर क्या चीज रहेगी मुझे नहीं पता। कोई भी नहीं बता सकता कि 9 साल की उपलब्धि क्या है। मोदी जी ने जो 5 बड़े काम देश में अब तक किए हैं, 5 अगर आप गिनेंगे, तो पहला उन्होंने नोटबंदी की, दूसरा उन्होंने जो है जीएसटी लाए, तीसरा उन्होंने जो है 370 अनुच्छेद जो था कश्मीर में हटाया, 14 एनआरसी लाए और 5वीं जिस उपलब्धि को वो मानते हैं कि मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो ये है कि वो कहते हैं कोरोना में हमने सबको फ्री वैक्सीन दी। अब इन 5 उपलब्धियों के नाम पर आज के दिन सरकार की हालत ये है कि वो इनमें एक भी उपलब्धि का श्रेय जो है अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। क्योंकि जब इन्होंने नोटबंदी की तो हजारों लाखों लोग नहीं करोड़ों लोगों को जो है सड़क पर आना पड़ा। 3 महीने तक लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। अब मोदी जी जापान में जाकर कह रहे थे कि बेटी की शादी है, घर में पैसे नहीं है, माँ बीमार है, ठप्पे लगे हुए हैं नोटों के लेकिन इस्तेमाल नहीं हो पाते। तो मोदी जी उस समय जो है लोगों की जो उस समय पीड़ा थी उसका आनंद ले रहे थे। तो ये एक पर पीड़क जिसे हम सैडिस्ट कहते हैं, ये उस आदमी की अप्रोच होती है और राजा को कभी सैडिस्ट नहीं होना चाहिए। राजा को हमेशा माना जाता है कि प्रजा का पालक है, प्रजा की रक्षा, प्रजा की मदद, प्रजा की देखभाल उसे ऐसे करनी चाहिए जैसे माता-पिता करते हैं। लेकिन मोदी जी उनका आनंद ले रहे थे। फिर उन्होंने जीएसटी लगाई
और जब जीएसटी लगाई तो पूरे देश को बताया ये आजादी के बाद का दूसरा बड़ा महोत्सव है। रात के 12 बजे घंटे घड़ियाल बजाकर उन्होंने जीएसटी लगाई और जीएसटी लगाने का नतीजा ये हुआ कि देश में जो काम धंधे लोगों के नोटबंदी में खत्म हो गए थे, उनके पूरे प्राण निकल गए, उनकी पूरी जान निकल गई और आज भी काम धंधे जो है शुरू नहीं हो पाए। और मोदी सरकार जो कहती थी कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, 2 करोड़ की जगह अभी वो लाख लोगों को भी 1 साल में रोजगार नहीं दे सकते। अभी पिछले दिनों आपने और हमने सबने देखा 73,000 लोगों को मोदी जी ने अपने हाथ से नौकरी के सर्टिफिकेट बांटे। तो 73,000 पे सरकार आ गई है 2 करोड़ से। और अगर आप देखें कि कितनी पॉपुलेशन थी जब मोदी जी सरकार में आए थे, तब देश की पॉपुलेशन थी 120 करोड़ और आज देश की पॉपुलेशन जो है मई में कितनी है, हमने चीन को पछाड़ दिया है। हमारी पॉपुलेशन आज के दिन जो है 141.45 करोड़ हो गई है, यानी 41.5, यानी 141 करोड़ लोग हो गए हैं। 21 करोड़ 50 लाख लोग मोदी जी के राज में जुड़े हैं, जिनको 20 साल पहले बाद रोजगार देना पड़ेगा। और अगर आप जिस तरह की उन्होंने हरकतें की है, उससे देश में पहले जो थे 45 करोड़ लोग रोजगार करते थे, आज के जो डाटा बताते हैं कि देश में कुल 27 करोड़ लोग जो है रोजगार कर रहे हैं। तो इसका मतलब है 18 करोड़ लोग जो है मोदी जी ने बेरोजगार कर दिए हैं। अगर इसे 9 साल से भाग देंगे तो पता चलेगा हर साल 2 करोड़ लोगों के रोजगार ये सरकार खा गई है। अब ये उपलब्धि भी सरकार की नहीं रही। तीसरी उपलब्धि जो है, जो वो कहते हैं जी हमने अनुच्छेद 370 हटा दिया है, तो कश्मीर की हालत में कोई फर्क नहीं आया। कश्मीर आज भी सेना के हवाले है। कश्मीर में आज भी जो है वहां पर निर्वाचित सरकार नहीं बनी है। कश्मीर को 2 हिस्सों में जरूर बांट दिया, लेकिन अभी हमने देखा सत्ताल मलिक जो वहां के राज्यपाल थे, उन्होंने कहा वहां किस तरह भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है, किस तरह उनके पास जो है आरएसएस के राव माधव गए और उन्होंने कहा जी 150 करोड़ का ये मामला है, अगर आप इसको लागू कर दें। और वो क्या था कि सरकारी कर्मचारियों का जो बीमा होना था, उनकी जो चिकित्सा देखभाल होनी थी, उसके लिए सरकार ने उनसे मोटी फीस वसूल करने के लिए अडानी अंबानी की जो मददगार सरकार है, उन्होंने मुकेश अंबानी की कंपनी को इंश्योरेंस देने की बात की। वो बात खुल गई। उसके बाद उन्होंने बताया कि दूसरा और घोटाला था पनबिजली योजना का, वहां पर भी कश्मीर में घोटाला बना हुआ है। तो एक राज्यपाल अपने समय की बात बता रहा है और इसका मतलब ये सरकार बड़ी बेईमान सरकार है। अब 2000 यानी आप समझिए 19 का जो चुनाव था, जब वो चल रहा था, तब सबको पता था कि मोदी जी अपनी इन करतूतों की वजह से कोई चुनाव नहीं जीत सकते। तो उन्होंने क्या किया, पुलवामा किया। अब पुलवामा में क्या किया, 40 सीआरपीएफ के जवानों को मार दिया। और जवानों को मारने के बाद उन्होंने क्या किया, भी मरने की वजह क्या रही, वो ये रही कि उन जवानों को जब एक जगह से दूसरी जगह जाना था, तो सरकार से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हाँ आप हमें जो है हेलीकॉप्टर या जहाज दे दो ताकि ये सेना का कॉन्वॉय जो है वहां चला जाए। लेकिन सरकार ने जानबूझकर उनको जहाज नहीं दिए और कोई बहाना बनाते रहे। और उस दौरान जो है मोदी जी अपने बड़े-बड़े जहाजों को लेकर, सेना के जहाजों को लेकर जो है क्या करते थे, सड़कों का उद्घाटन कर रहे थे। सबको पता है कि जिस देश की सरकार ने अपनी सेना के 40 जवान इसलिए मरवा दिए कि उनको ट्रांसपोर्ट के लिए हवाई जहाज नहीं दिया, उसी देश के प्रधानमंत्री ने अपने लिए 8250 करोड़ रुपए में 2 जहाज खरीद लिए। अब मोदी जी का जो अपना एक सपना और था कि मैं जो है सेंट्रल विस्टा बनाऊंगा, दिल्ली में पार्लियामेंट भवन नया बनाऊंगा और दूसरी चीज नहीं बनाऊंगा, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए दिन रात बहाए जा रहे हैं। और वो सरकार बहा रही है जो सैनिकों को आज के समय में जूते नहीं देती, उनको पहनने के लिए अंदर गर्म कपड़े पहनने हैं, सीमा पर बॉर्डर पर बर्फ में, वो नहीं देती। और वो जो है तब बताती है कि हमारे पास जो है सैनिकों को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। सैनिकों को पेंशन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन 20,000 करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा पर खर्च करने के लिए है। मैंने जब सेंट्रल विस्टा बनानी शुरू की थी, तब भी आपको कहा था कि उसकी वास्तु इतनी खराब है कि जब भी जैसे इसकी नींव खुदी, तब से ही मोदी जी का पतन शुरू हो गया। मोदी जी का सपना था कि मैं इस सेंट्रल विस्टा में जो पार्लियामेंट का नया भवन बनूंगा, जिसे मैं कहता हूं अगर इसे ऊपर से देखेंगे तो कफन की तरह लगता है, ये ताबूत की तरह लगता है ये पूरा बिल्डिंग। और ऐसी बिल्डिंग में मोदी जी के जाने से पहले ही अपशुकन हो रहे हैं। मोदी जी के अंदर घुसने से पहले ही मोदी जी के जाने की बातें हो रही हैं। और एक दक्षिण के वास्तुविद हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि इन्होंने जिस दिन राहुल गांधी को उसके अपने घर से निकाला, जो कि तोरला लेन में था, तो उस घर की वास्तु बड़ी खराब थी। राहुल गांधी को लोग जो है पप्पू कहते थे, उसको अलग अलग गालियां देते थे। जैसे ही निकाला तो उस घर की वास्तु की खराबी जो थी
वो उसके पल्ले से हट गई और वो जो है विजय के रथ पर सवार हो गया। आज के समय में राहुल गांधी के उस घटिया घर की वास्तु की वजह से जिसको पप्पू बनाते थे, आज वो मोदी जी से बड़ा नेता बन गया। तो मोदी जी ने जो ये संसद भवन बना रहे हैं, मेरा आज भी कहना है इसमें प्रवेश नहीं करेंगे और प्रवेश करने से पहले ही हम देख रहे हैं कि सारी जगह इनकी सरकार की थू-थू हो रही है और जब थू-थू हो रही है तो सरकार के पास कोई अपना जश्न मनाने का यानी एक तरह से मौका होता है, वो नहीं है। अब मोदी जी पहले क्या करते थे? पहले कहते थे कि 1 महीने पहले ही सरकार की तैयारियां शुरू हो जाती थी कि हर मंत्रालय ने ये किया है, 9 साल में मोदी जी ने ये किया है, वो अपनी रैलियां करते कुछ थे। उपलब्धियां भी तो है, कुछ उपलब्धियां भी तो है। आप सारे उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। G20 हमारे देश में हो रहा है, सबसे ज्यादा कोरोना वैक्सीन हमने लगाई है। मोदी जी विश्व गुरु बन चुके हैं एक तरह से, तो हम विश्व गुरु भी बनने जा रहे हैं, तो उपलब्धियां भी तो बहुत है ना। देखिए एक बात समझिए, G20 कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो आपने कमाई है। G20 क्या है? G20 20 देशों का समूह है। उसमें 1 नंबर पे अमेरिका है, मान लीजिए 2 नंबर पे जर्मनी है, तीसरे नंबर पे जापान है, चौथे पे रूस है, 5वें पे चीन है। ये ऐसे एक नंबर लिखे हुए हैं और उनके जो सम्मेलन होते हैं वो 1, 2, 3, 4 ऐसे होते हैं। इस बार हमारा नंबर है, अगली बार दूसरे पे होगा। तो अगर G20 का सम्मेलन जो है किसी छोटे देश में होगा तो आप कहेंगे जी उनकी उपलब्धि है, वो विश्व गुरु हो गए। G20 से कोई विश्व गुरु नहीं होता। विश्व गुरु होता है उसकी धमक क्या है, उसके चेहरे पे चमक क्या है, लोग उसकी राम बात को मंदिर भी तो बन रहा है, राम मंदिर से पब्लिक खुश है, फिर से वोट दे देगी। बन रहा है। मैं आपको पहले भी कहता रहा हूं, आज फिर दोबारा कह रहा हूं कि जब चुनाव होंगे राम मंदिर का नाम राम लेवा पानी देवा कोई नहीं बचेगा। राम मंदिर की वास्तु खुद उतनी खराब है कि जिस दिन वो मंदिर बनकर खड़ा हो जाएगा उस दिन उस मंदिर में जाने वाले दर्शनार्थी नहीं मिलेंगे। राम मंदिर से उत्तर प्रदेश में दिखाया जाएगा कि एक मंदिर है। पूरे कर्नाटक चुनाव में मोदी जी नाम नहीं लेंगे राम मंदिर का। छत्तीसगढ़ के चुनाव में राम मंदिर का नाम नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव में राम मंदिर का नाम नहीं लेंगे। राजस्थान का चुनाव होगा वहां राम मंदिर का नाम नहीं लेंगे। राम मंदिर की वास्तु उतनी खराब है जितनी संसद भवन की खराब है और इसलिए मैं आपको कहता हूं वहां पर जाने के लिए लोगों का टोटा पड़ जाएगा, लोग जाएंगे नहीं। राम मंदिर के नाम पे मोदी जी वोट नहीं मांगेंगे और इसीलिए उन्होंने कर्नाटक के चुनाव में भगवान राम को त्याग दिया और हनुमान बली को वो जय जयकार कर रहे थे बजरंग दल के नाम पर। तो लोगों ने सपने देखा कि हनुमान जी की पूरी आरती कर ली, पूरी हनुमान चालीसा पढ़ ली, तो हनुमान जी ने भाजपा की बलि ले ली। अब बलि इनकी ले ली तो आप समझिए धर्म के आधार पर अगर मोदी जी सोचते हैं कि मैं 10वें साल में चुनाव जीत जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता। और इस बार का जो आप अभी हम 10 दिन पहले बात कर रहे हैं, 10 दिन बाद जब मोदी जी के शपथ ग्रहण की 10वीं वर्षगांठ होगी उस समय मोदी जी या उनकी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो ये होंगी कि आज भी जो लड़कियां हैं वो धरने पे बैठी हुई हैं, आज भी लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, किसी की कोई उपलब्धि नहीं है और इसीलिए सरकार जो उपलब्धि बनाएगी उसमें लोग नहीं आते। अब मोदी जी को सुनने नहीं आते, मोदी जी को देखने नहीं आते, मोदी करने नहीं आते। और 9 साल में मैं कह सकता हूं कि सबसे फीका जश्न जो होगा मोदी सरकार का होगा। और अगर मोदी सरकार की उपलब्धियों को आप इस रूप में लें कि 0 से 10 के बीच में लें कि मोदी जी की क्या उपलब्धियां हैं तो मैं कहूंगा -9 इनकी उपलब्धि है। जो देश में था वो इन्होंने खत्म कर दिया, देश को बेच दिया, खोखला कर दिया, खंडर बना दिया। और इसीलिए मोदी जी जो है आज आप देखिए 3 दिन से चेहरे उनका कहीं नजर नहीं आ रहा, किसी टीवी पे किसी जगह भाषण देते नजर नहीं आ रहे क्योंकि उनको सदमा लगा है। और मोदी जी ने जो एक मकड़ी का जाल बना था, तो मकड़ी के बारे में एक चीज समझ लीजिए कि मकड़ी जो होती है अपने जाल में ही फंसकर मर जाती है। मकड़ी अपने जाल में ही फंसती है मकर जाल बना के, और मोदी जी अपने 9 साल के मकर जाल में आज के दिन फंस गए हैं। आगे क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने पूरे 9 साल का लेखा जोखा बताया मोदी सरकार का, साथ ही जो कुछ बड़ी उपलब्धियां थे उनके बारे में भी बताया है और जो हमने सवाल पूछे थे उनका जवाब भी दिया है। अब जनता पर छोड़ देते हैं, उनका क्या ना नीचे कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हिंद वॉइस की मेंबरशिप जरूर लें, हिंद वॉइस को एक सपोर्ट मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। तो मिलेंगे किसी और नए एपिसोड के साथ।